बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। पूरे चैप्टर का हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए वीडियो से और शुरू करते हैं। सबसे पहला अध्याय है संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि संख्याएं वास्तव में होती क्या है, किन किन को हम क्या क्या संख्याओं के नाम से जानते हैं। सबसे पहले है हमारी प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं जैसे प्रकृति से प्रदत्त संख्याएं, गिनती में प्रयोग, जिन संख्याओं को हम गिनती में प्रयोग करते हैं, गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। प्राकृत संख्याएं किनको कहेंगे? जो हमारी गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक गिनती जो है हमारी, इस गिनती को ही हम प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर हमें एक बात और पता चली कि इन्हें धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। तो देखिए पूर्णांक क्या होता है, बीच में 0, फिर इस तरफ धनात्मक, इस तरफ ऋणात्मक। तो धनात्मक पूर्णांक केवल क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्या। धनात्मक पूर्णांक 0 छूट जाएगा, ऋणात्मक संख्याएं छूट जाएंगी, केवल धनात्मक पूर्णांक, यानी फिर से बात वही आई, 1 से लेकर अनंत तक की गिनती। आगे है, देखो इसका उदाहरण दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 डैश 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 अनंत तक जाते जाएंगे। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं मतलब पूरी संख्याएं। तो शून्य सहित प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। फिर देखिए शून्य को मिला दिया गया। प्राकृत संख्याओं में केवल किसे मिला दिया गया? शून्य को मिला दिया गया। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या बोलने लगे? पूर्ण संख्याएं बोलने लगे। तो क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यह प्राकृत संख्या से बड़ी है, अधिक है। इसके पास प्राकृत संख्या से क्या ज़्यादा है? शून्य ज़्यादा है। तो हम कहेंगे सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण हैं। एक बात हो गई कि सभी प्राकृत संख्याएं किसके अंदर हैं? पूर्ण के अंदर हैं। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण हैं, यह फैक्ट भी बनकर तैयार होता है। आगे है पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्ण संख्याओं के संग्रह में अब ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लें तो प्राप्त संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। फिर ये संग्रह बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले प्राकृत संख्या थी, उसमें शून्य शामिल हुआ, पूर्ण संख्या बनी। अब इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो चुकी। अब ऋणात्मक संख्याएं भी उतनी ही जितनी प्राकृत संख्याएं थी। तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 से लेकर अनंत तक ये सभी कहलाएंगी प्राकृत संख्याएं जो ऋणात्मक हैं। तो अब क्या हो गया? ऋणात्मक प्राकृत, धनात्मक प्राकृत और शून्य मिलकर बन गया पूर्णांक, इंटीजर्स। इनका उदाहरण देखिए, ये देखिए ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 डैश 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 अनंत तक जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी आगे तक जाएगा। तो इससे हम ये ऋणात्मक मान ऋणात्मक अनंत तक, धनात्मक मान धनात्मक अनंत तक। अब लेते हैं हम अगला परिमेय संख्याएं। क्या होती हैं परिमेय संख्याएं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बटे के रूप में हम जिसे लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और Q बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के। कैसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी? जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, कोई करनी अड़ने वाली संख्या ना हो, दोनों पूर्णांक हो। और सबसे बड़ी बात कि ये क्या कहलाएंगी? Q जो है बटे वाली जो संख्या है वह शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ परिमेय संख्याओं के उदाहरण प्रस्तुत हैं। 0 1 2 जैसे गिनती वाली संख्या, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या। देखिए ऋणात्मक ऋण 3 ऋण 7 3/5 ऋण 7/5, भिन्न 3/5। फिर ऋणात्मक बटे वाली संख्या ऋण 7/5। दशमलव वाली संख्या देखिए 3.67, सारी दशमलव वाली संख्याएं। अब यहाँ पर अशांत दशमलव निरूपण वाली संख्याएं।
जैसे 7.234 यहाँ पर 234 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर 234 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। जिस संख्या को हम बार लगाकर रोक सकते हैं, ऐसे अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण को भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3.33333333 है, तो दशमलव के बाद के इस पहले 3 को जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। इसे भी हमने बार लगाकर रोक लिया, इसलिए यह भी परिमेय संख्या है। 3.14 को स्पेशली मैंने यहाँ लिखा है, 22/7 को मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि ये पाई के लगभग मान है। ये पाई नहीं है, ये पाई के लगभग मान है। और चूंकि p/q के रूप में है, दशमलव के रूप में है, अतः यह भी परिमेय संख्या है। जबकि पाई अपरिमेय संख्या है। ये जो पाई के हम लगभग मान गणना करने के लिए लेते हैं, ये परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, अब यहाँ करनी 4 को हल करेंगे 2 आ जाएगा, करनी 9 को हल करेंगे 3 आ जाएगा। जिसे हल करने पर भी यदि आ रही है परिमेय संख्या तो हम कह देंगे कि ये भी परिमेय संख्या है, करनी 4 करनी 9। अब देखिए, अपरिमेय संख्या, इसका विपरीत क्या होगा, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां p एवं q पूर्णांक हों, जिन्हें हम अब बटे के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। पूर्णांक, दोनों पूर्णांक लेकर बटे के रूप में हम जिन्हें व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, ये देखिए करनी वाली संख्या है, करनी 5 या ऋण करनी 5 या पाई एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए एक दशमलव निरूपण जो अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण कैसे होते हैं, जैसे 3.30 यदि है तो फिर उसके बाद 3 डबल शून्य हो गए, फिर 3 ट्रिपल शून्य हो गए, 3 4 शून्य हो गए, ऐसे शून्य बढ़ते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर किसी एक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए यह दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण है। या हम करनी 3 के मान को ले लें, 1.732050808757 आगे बढ़ते ही जाएगा, अनंत तक चला जाएगा, तो भी रुकने वाला नहीं है, तो भी पुनरावृत्ति होने वाली नहीं है। इस तरह के मान को हम बोलेंगे कि यह अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण है और यह एक अपरिमेय संख्या है। एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण अब ले रहे हैं हम, तो देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, पूछा गया है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। सर, आपने तो बताया था कि पूर्ण संख्या प्राकृत से बड़ी है, तो हम क्या बोलेंगे कि यह कथन कैसा है, यह कथन तो असत्य हो गया। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, पूछा गया है। बिल्कुल, परिमेय क्या है, पूर्णांक से भी उसका क्षेत्र बड़ा है, तो हम बोलेंगे प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। यह कथन सत्य है। तीसरा कथन देखिए, तीसरा कथन कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, तो वह पूर्णांक कैसे हो सकती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। यह कथन असत्य है। इस तरह से बच्चों, यहाँ पर हमारा उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट होता है। उदाहरण 2 है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। इस हेतु हमें सबसे पहले इस संख्या को 1 को लिख देना है, इस तरफ 2 को लिख देना है। इनके बटे में अभी कुछ नहीं है, 1 के बटे में 1 है और 2 के बटे में भी 1 है। चूँकि हमें 5 संख्याएं ज्ञात करना है, इसलिए हम 5 धन 1 बराबर 6 का दोनों संख्याओं में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ऊपर नीचे 6 का गुणा कर दिया, यहाँ पर भी हमने ऊपर नीचे 6 का गुणा कर दिया। तो हमें वास्तव में क्या संख्या प्राप्त हुई, हमें प्राप्त हुई पहली संख्या 6 एकम 6 और 6 एकम 6, 6/6। और आखिरी संख्या क्या प्राप्त हुई,
6 दूनी 12/6। तो इनके बीच में हम 5 संख्याएं मान लो कि x1, x2, x3, x4, x5 इस तरह से ले लेते हैं। तो क्या हो जाएंगी संख्याएं? हमें हर समान मिल चुका है, हर समान मिल चुका है, तो अब हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं अंश में। इससे बड़ी संख्या हो जाएगी 7/6, उससे बड़ी हो जाएगी 8/6, फिर अगली संख्या 9/6, फिर अगली संख्या 10/6 और उसकी अगली संख्या 11/6। तो ये हमें 5 संख्याएं प्राप्त हो गई। 6/6 का वास्तविक रूप क्या है? 1 है। और 12/6 का वास्तविक रूप क्या है? 2 है। तो हमें पता चल गया 1 और 2 के बीच की 5 संख्याएं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एवं 11/6 हैं। इस तरह से बड़ी ही आसानी से हम इस तरह के सवालों को हल कर सकते हैं। आगे है, हमें एक बात और सीखनी है कि किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। हमने अभी 5 ज्ञात किया, लेकिन अनंत परिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। यह विशेष फैक्ट है कि 2 परिमेय संख्याएं हैं तो उनके बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं, अनंत परिमेय संख्याएं, कुल मिला के अपरिमित रूप से संख्याएं होती हैं। प्रश्नावली 1.1, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हमें पूछा गया है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p एवं q पूर्णांक है किंतु q 0 के बराबर ना हो? बिल्कुल हाँ। तो हम हल में लिखेंगे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमें पता है कि 0 एक पूर्णांक है, 0 एक पूर्ण संख्या भी है। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से हम लिख देंगे। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं क्या? हाँ, फिर से लिखें हाँ, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसके आगे और क्या है? जहाँ p और q पूर्णांक है तो लिख दीजिए 0/1, 0/2, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 0/570 कुछ भी लिख सकते हैं। जहाँ तो कोई भी एक संख्या देखिए, p बराबर 0 क्या है? पूर्णांक है। q बराबर 1 लिया तो वह भी क्या है? पूर्णांक है। तो p और q जब दोनों पूर्णांक हो गए हैं तो यह 0 एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न नंबर 2 है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में अब हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। तो देखिए, फिर से हम देख लेंगे कि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है तो हमें 6 धन 1 बराबर 7 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तब जब हम देख लें कि 3 का हर और 4 का हर दोनों के हर समान हों। अभी दोनों के हर में क्या है? दोनों के हर में 1 है। तो इनके बीच की 6 परिमेय संख्याएं सबसे पहले हम मान लेते हैं। x1, x2, x3, x4, x5 और x6 हैं। माना हमने कि इनके बीच की परिमेय संख्याएं क्या हैं? x1 से x6 तक हैं। अब चूंकि हमारे पास है कि दोनों के हर पहले से समान है, यदि हर समान ना हो तो सबसे पहले हमें हरों को समान करना है, लेकिन यहाँ पर हर समान है तो सबसे पहले हम एक अधिक संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो देखिए 3/1 में ऊपर भी 7 का गुणा और नीचे भी 7 का गुणा। इसी प्रकार 4/1 में भी ऊपर भी 7 का गुणा और नीचे भी 7 का गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हम जो हमने माना है उसे जैसे का वैसा लिख दो। x1, x2, x3, x4, x5, x6। अब देखिए आगे क्या होगा? आगे होगा 7 21 और 7 एकम 7। यहाँ पर प्राप्त हुआ 7 चौके 28, 7 एकम 7।
अब 21 से बढ़ते जाएंगे 28 तक पहुँचेंगे, हमें 6 संख्याएं अपने आप मिल जाएंगी। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। इस तरह से हमें कुल मिलाकर 6 परिमेय संख्याएं आसानी से प्राप्त हो गई। अब हम इनका वास्तविक रूप लिख देंगे। 21/7 का वास्तविक रूप क्या है? 3 है। 3 के बाद है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और ये हो गया 7×28 4। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात हो गई। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम देखिए इन संख्याओं के बीच में आपस में एक संबंध दिखा देते हैं। सबसे पहले आती हैं हमारी नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो गिनती होती हैं और प्राकृत संख्याओं में यदि हमने 0 को शामिल कर दिया तो बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं में यदि हमने ऋणात्मक प्राकृत को शामिल कर दिया तो बन जाते हैं पूर्णांक। और पूर्णांक में यदि हमने दशमलव संख्याएं, बटे वाली संख्याएं, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं, इन सब को शामिल कर दिया तो ये बन जाती हैं परिमेय संख्याएं। और इसके अलावा जो संख्याएं बच जाती हैं, करणी वाली संख्याएं, अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण वाली संख्याएं, ये सभी कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो इनको हम बोल देंगे अपरिमेय संख्याएं। जैसे करणी वाली संख्याएं, पाई, दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण वाली संख्याएं, ये सभी। और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के इस समूह को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं बच्चों? वास्तविक संख्याएं। तो इस तरह के चार्ट से आपको पता चल जाएगा कि हम उदाहरण 1 जैसे प्रश्नों के हल किस तरह से करें। जैसे यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय हैं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय हैं, सभी पूर्णांक परिमेय हैं, क्योंकि बाहर परिमेय सबसे बड़ा है। फिर हम देखते हैं सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं। इसी प्रकार सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण हैं। इस तरह से सबसे छोटा रूप यहाँ पर है प्राकृत का, फिर उससे बड़ा रूप पूर्ण का, फिर उससे बड़ा पूर्णांक का, उससे बड़ा परिमेय का। अपरिमेय इन सब से हटके है, किंतु परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है वह कहलाता है वास्तविक संख्याएं। समझते हैं तीसरा प्रश्न। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी फिर हम देख रहे हैं कि पहली संख्या क्या है? 3/5 है जिसमें हर 5 है। दूसरी संख्या 4/5 है। तो हम सबसे पहले देख लेंगे माना 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं x1, x2, x3, x4, x5 ये मान लिया। फिर 4/5 है, ये हमने माना तो हम साइड में माना भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमने देख लिया कि हर सबके समान है, तो सबके हर समान है तो हमें 5-1 = 6 का अंश और हर में गुणा करना होगा। तो कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3/5 और अंश और हर में किसका गुणा कर देंगे? 6 का। ये देखिए 6 का। फिर x1, x2, x3, x4, x5 और फिर देखते हैं यहाँ पर 4/5 में भी ऊपर नीचे 6 का गुणा कर दिया। तो अब ये हो जाएंगी संख्याएं 6×3 = 18 और 6×5 = 30। यहाँ कितना हो जाएगा? 6×4 = 24 और 6×5 = 30। तो अब यहाँ पर हम संख्याएं बीच में क्या प्राप्त कर देंगे? 18 से बढ़ा देंगे। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30।
ये आ गई हमारे बीच की 5 संख्याएं। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं कि 18/30 जो था वो उसका वास्तविक रूप क्या था? 3/5 था। और 24/30 का वास्तविक रूप क्या था? 4/5 था। तो 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 हो गई। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास प्रश्न नंबर 4 है। जो डायग्राम हमने अभी बनाया था वास्तविक संख्याओं का, उसका इस्तेमाल करके हमें ये प्रश्न नंबर 4 को समझना है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल, यह कथन कैसा है? सत्य है, क्योंकि सबसे छोटा ग्रुप है प्राकृत का, फिर उससे बड़ा ग्रुप है पूर्ण का। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगला पूछा गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, पूर्णांक तो पूर्ण संख्या से भी बड़ा समूह है, इसलिए यह कथन असत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है? तो यह कथन हो जाएगा असत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। बड़ा ग्रुप है ना? बड़ी पेटी के अंदर छोटी पेटी आ सकती है, लेकिन छोटी पेटी के अंदर बड़ी पेटी आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। आगे है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बहुत बड़ी पेटी है परिमेय संख्या, तो मतलब यह भी कथन हो जाएगा असत्य, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है, जबकि प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये सब परिमेय हैं, है ना? आगे देखते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, हमें पता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याएं कहलाता है, इसलिए यह कथन सत्य है। आगे है अगला, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, परिमेय और अपरिमेय का समुच्चय तो वास्तविक होता है, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। यह कथन असत्य है। आगे हम जानेंगे फिर से अपरिमेय संख्याओं के बारे में। क्या जाना था हमने? अपरिमेय संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां p एवं q पूर्णांक हों। मतलब दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में हम इन्हें व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अर्थात वे संख्याएं जिन्हें पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता। हम पूर्णांकों के अनुपात के रूप में इन्हें लिख ही नहीं सकते। अंश भी पूर्णांक होना चाहिए और हर भी पूर्णांक होना चाहिए, तब संख्याएं परिमेय होती हैं। और जिन्हें हम इस रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, करणी 5, ऋण करणी 5। जैसे हमने करणी 5 को लिखा करणी 5/1, तो अंश देखिए पूर्णांक है क्या? नहीं है। अंश एक अपरिमेय संख्या के रूप में है, करणी के रूप में है ना? अपूर्ण घात के रूप में है, इसलिए यहाँ पर हर तो पूर्णांक है लेकिन अंश पूर्णांक नहीं है, इसलिए करणी 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ऋण करणी 5, चाहे उसका धनात्मक रूप हो चाहे ऋणात्मक रूप हो। पाई क्या होता है? परिधि और व्यास का अनुपात होता है, जिससे हमने पाई के रूप में माना है। पाई वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है, इसका दशमलव निरूपण अशांत एवं अनावर्ती होता है। अब देखिए यहाँ पर एक हमने उदाहरण लिया है 3.30। 30 आया, फिर 300 आ गया, फिर 3000 आ गया, फिर 30,000 आ गया, बदलते ही जा रहा है मान। आगे शून्य की मात्रा
बढ़ती ही जा रही है। तो इस तरह का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण है, यह अपरिमेय संख्या है। आगे हम लेते हैं करणी 3 का मान 1.732, 05, 08, 07, 57 और भी बढ़ता ही जाता है और कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती। इसका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह भी अपरिमेय संख्या है। आगे हमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। संख्या रेखा पर करणी 2 का स्थान निर्धारण या निरूपित कीजिए। करणी 2 को इसी तरह से संख्या रेखा पर करणी 3 का स्थान निर्धारण कीजिए, संख्या रेखा पर करणी 5 का स्थान निर्धारण कीजिए। हम इन सबको सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं हल इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींच लेंगे। संख्या रेखा चूंकि करणी 2 का मान ज़्यादा दूर तो जाएगा नहीं, इसलिए हमें ऐसी संख्या रेखा किसका करेंगे, सबसे पहले करणी 2 का संख्या रेखा पर निरूपण। देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक संख्या रेखा खींच दिया और संख्या रेखा में इस तरह से ये 0, ये -1, +1 और इस तरफ में 2 समान दूरी पर हमने अंकित कर दिया। फिर हमने ये जो दूरी लिया 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1 तक की जो दूरी है ये है 1 इकाई। 1 इकाई का आधार और 1 इकाई का जब हम इस पर लंब खड़ा कर देंगे, 1 इकाई का हमने इस पर क्या खड़ा कर दिया, लंब, यानी आधार और लंब दोनों की लंबाई बराबर हो। ये भी 1 इकाई और ये भी 1 इकाई। तो हम ये देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि यदि लंब और आधार दोनों 1-1 इकाई है तो कर्ण का वर्ग क्या होता है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो हमें कर्ण का वर्ग कैसे हम ज्ञात करते आए हैं, OB का वर्ग, ये देखिए 90 अंश का कोण बन गया, OB का वर्ग बराबर OA का वर्ग धन, इसका O नाम है, धन OAB का वर्ग। ये देखिए इन दोनों का वर्ग, दोनों को हमने 1-1 इकाई ले लिया तो 1 का वर्ग 1 का वर्ग, तो OB वास्तव में क्या हो जाएगा, वर्ग हटेगा तो इस तरफ वर्गमूल हो जाएगा। तो OB का मान हमें क्या प्राप्त होगा, करणी 2 प्राप्त होगा। यानी ये जो दूरी हमें प्राप्त हुई है OB, ये क्या है, करणी 2 है। यानी हम यदि इस बिंदु O पर हम यदि रख दें प्रकार की नोक और यहाँ पर हम B पर रख दें पेंसिल और इसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करें, तो देखिए ये हमारी पेंसिल चल रही है इस तरह से, ऐसी ये पेंसिल का कर्व आएगा, है ना। आप जब इसे प्रकार से करेंगे तो और भी अच्छा आएगा। ये जो दूरी थी करणी 2, उतनी ही दूरी ये O से लेकर बिंदु C की दूरी कहलाएगी, है ना। और इससे ही हम कैसे दर्शाएंगे, करणी 2 से दर्शाएंगे। O से लेकर C तक की दूरी जो होगी यही करणी 2 होगी। और इसी तरह से हम करणी 2 का संख्या रेखा निरूपण कर पाए। देखिए यह दूरी करणी 2 है तो हमें करणी 2 का ही तो संख्या रेखा पर निरूपण करना था ना। अब देखिए यदि हमें करणी 3 का संख्या रेखा निरूपण करना हो तो हम इस नीले वाले भाग को मिटा देंगे। देखिए मैंने मिटा दिया और अब हमारे पास इस करणी 2 तक की का काम तो हम सेम करेंगे। इस करणी 2 पर फिर से हम 1 इकाई का लंब खींच देंगे। ये देखिए हमने फिर से 1 इकाई का लंब खींच दिया और फिर से इसे O से मिला दिया। अब ये जो दूरी है करणी 2 और उसमें 1 इकाई और बढ़ गया तो ये हमें कर्ण क्या प्राप्त हो जाएगा, करणी 3। ये दूरी क्या कहलाएगी, यदि हम इस बिंदु को मान लें C, इस बिंदु को क्या मान लें, C, तो ये बिंदु से
O से C की दूरी को जब हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, O पर प्रकार की नोक रख के और C पर हम पेंसिल रखकर जब इसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो इस तरह से मान यहाँ पर आएगा। और ये जो दूरी कहलाएगी O से D तक की दूरी, ये करनी 3 होगी। इसी तरह से एक एक इकाई का लंब खींचकर हम करनी 4, करनी 5, करनी 6, करनी 7 आदि को सर्पिल विधि के माध्यम से निकाल सकते हैं। करनी 4 का मान तो 2 है, तो 2 तो हम डायरेक्ट भी संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, लेकिन एक एक लंब जब हम बढ़ाते जाएंगे तो हमें करनी 4 भी मिलेगा, करनी 5 भी मिलेगा, करनी 6, करनी 7 भी मिलेगा। आगे है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो हमारे पास कुछ वास्तविक संख्याएं दी गई हैं 10/3, 7/8, 1/7। इनके दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले 10/3 यानी 10 में हमें 3 का भाग देना है। तो देखिए बच्चों किस तरह से, ये देखिए 3 तिया हो जाएगा 9, फिर बचा 1, अब 1 बच गया, फिर हमने यहाँ लगाए दशमलव, यहाँ पर हो जाएगा 0। फिर से 3 तिया 9, फिर बचा 1, फिर लगाए 0 क्योंकि दशमलव लग चुका है, फिर 3 तिया 9, फिर बचा 1, फिर लगाए 0, फिर 3 तिया 9। इस तरह से यह प्रोसेस चलती रहेगी, इधर भी और इधर भी। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 10/3 का जो मान हमें प्राप्त हुआ 3.3333 डैश 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 बढ़ता जाएगा। इसमें हमें क्या पता चल रहा है, हमें यह पता चल रहा है कि यह दशमलव निरूपण कैसा है, अशांत है। अशांत दशमलव निरूपण है क्योंकि ये रुका नहीं है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अशांत दशमलव निरूपण के भी 2 भाग होते हैं, एक अशांत आवर्ती होता है और एक अशांत अनावर्ती होता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चूंकि ये संख्या तो ऑलरेडी P/Q के रूप में है, मतलब ये दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती है और हमें दिख भी रहा है कि 3 की यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है। 3 की जो पुनरावृत्ति हो रही है तो इसे हम लिख देंगे 3.3 और ये दशमलव के बाद ये 3 बार बार आ रहे हैं, इसलिए हम इसके ऊपर लगा देंगे 12। 10/3 का मान हमें प्राप्त हुआ 3.3 बार और यह दशमलव निरूपण कहलाता है अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण। इसी प्रकार बच्चों 7/8 यानी 8 का भाग आपको 7 में देना है और जो जो पद की पुनरावृत्ति हो रही है उन पर बार लगाना है। इसी प्रकार मैं 1 में 7 का भाग देता हूँ और पता लगाता हूँ कि किन शब्दों की पुनरावृत्ति, किन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। चलिए तो हम करते हैं 1/7 को हल। 1/7 अर्थात हमें 7 का भाग देना है 1 में। अब चूंकि 7 का भाग 1 में नहीं जाता तो भाग नहीं जाने का हम लगा देंगे 0 और यहाँ पर जैसे ही हमने दशमलव लगाया तो 1 0 हमें मिल जाएगा। हर स्टेप में 1 0 अब हमें मिल जाएगा। 7 एकम 7, ये हो गया 7, बचा 3, फिर उतारे 0, फिर 7 चौके 28, फिर हमारे पास बच गया 2, फिर उतारे 0, फिर 7 दूनी 14, फिर हमारे पास बच गया 6, फिर उतारे 0, 7 8 56, फिर हमारे पास बच गया 4, फिर उतारे 0, 7 पाना 35, यहाँ पर हमारे पास बच गया 5, फिर उतारे 0, 7 7 49, फिर हमारे पास देखिए
यहाँ पर 1 बच गया, फिर उतारे 0। 1 हमारे पास पहले भी था। अब यहाँ पर भाज्य की पुनरावृत्ति हो रही है, तो फिर से आ जाएगा 7 एकम 7, फिर बचा 3 0, फिर 7 चौके 28। तो इस तरह से यह चलता रहेगा। आगे हमें पता चल गया कि 1 4 के बाद 2 8, फिर 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, इस तरह से चलता रहेगा। तो 7 1/7 का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? 0.142857 142857 डैश 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 डैश। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/7 को 0.142857 की यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम बार लगा देंगे। केवल उसी संख्या पर, उन्हीं अंकों पर हमें बार लगाना है जिसमें पुनरावृत्ति हो रही है। आगे हम ले लेते हैं उदाहरण नंबर 6। दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। ऐसे सवाल को हमें हल करना है। तो हमारे पास देखिए, ये ले लेंगे हम हल, और यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे संख्या। संख्या क्या है? 3.142678, और इसे हमें सबसे पहले भिन्न में बदलना है। हमें दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना आता है ना। तो यहाँ पर देखिए, अंश से दशमलव हट जाएगा, हो जाएगा 3142678। अब यहाँ पर जहाँ दशमलव था उस स्थान पर हम दशमलव का 1 लिख देंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 हम 0 लगा देंगे। इस तरह से हमारे पास संख्या बनी 31,42,678 के बटे 10 लाख। तो ये हमारी संख्या बन गई। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जहाँ अंश कौन है? 3 1 4 2 6 7 8, और हर क्या है? हर है यहाँ पर 10 लाख। तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि यह कौन है? पूर्णांक है, और यह भी क्या है? पूर्णांक है। तो अंश और हर दोनों पूर्णांक है। अतः हमने क्या सिद्ध कर दिया कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अर्थात इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमने व्यक्त कर दिया, और P और Q दोनों क्या हैं? दोनों ही पूर्णांक हैं। उदाहरण 7 है हमारे पास। दिखाइए कि 0.3333 डैश 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 बराबर 0.3 को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जहाँ इसको देखिए, 0.3 क्या है? 0.3 बार है। यहाँ को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम हल करते हैं। हमारे पास क्या मान दिया गया है? 0.3333 डैश डैश डैश। इस मान को हम लिख सकते हैं 0.3, और चूंकि 3 बार बार आ रहा है इसलिए 0.3 बार। और इस मान को हम मान सकते हैं x। इसे क्या मान लिया? x मान लिया। तो लिख देते हैं x बराबर 0.3 बार। अब चूंकि यहाँ से हम 3 को आगे बढ़ाते हैं तो भी अनंत तक जाएगा, यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं तो भी अनंत तक जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं होगा। इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 0.33 बार भी लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक संख्या में बार लगा है,
तो हम उसे एक संख्या दाईं ओर लिए चल रहे हैं। अब देखिए, अब हमें पुनः बार के पास दशमलव को ले जाना है, तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे। 10 का गुणा करने पर, जब हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 10x बराबर 0.1 अंक दाईं ओर खिसक जाएगा, तो 3.3 बार हो जाएगा। सबसे पहले जो हमने x का मान लिया है उसे हम मान लेंगे समीकरण 1, और ये जो हमें प्राप्त हुआ समीकरण 2। ध्यान रहे दोनों में दशमलव बार के एकदम निकट हो। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर घटा देंगे। किस तरह से घटेगा देखिए, समीकरण 2 में 10x है, 10x में से x गए तो हो जाएगा 9x बराबर, समीकरण 2 में 3.3 बार है, उसमें से 0.3 बार जाएगा, तो 9x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, बार में से जब बार वाली संख्या घटेगी तो बार हट जाएगा, 3.0 बचेगा। इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 3.0 अर्थात 3/9। इसे हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं 3 एकम 3, 3 तिया 9, x बराबर 1/3। वास्तव में 0.333333 को हम 1/3 लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार अब लेते हैं उदाहरण नंबर 8। दिखाइए कि 1.272727 डैश 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 इज इक्वल टू 1.27 बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए हल इसका, हम इसे P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे। सबसे पहले हमारे पास दिया है 1.272727 डैश डैश डैश, इसे हमने लिख दिया 1.27 बार, और इसे हमने क्या x मान लिया। अब x बराबर वास्तव में क्या माना है हमने, 1.27 बार को एक कदम आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 1.2727 बार, अगले 27 पर हमने बार लगाया। अब चूंकि दशमलव को फिर से बार के निकट ले जाना है, इसलिए हमारे पास 2 अंक दाईं ओर खिसकाना है, तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर देंगे। 100x बराबर 2 अंक दाईं ओर खिसक जाएगा 127.27 बार। अब ऊपर समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर जब घटाएंगे तो क्या होगा, 100x में से x जाएगा तो 99x बचेगा। इसी प्रकार 127.27 बार में से 1.27 बार को हम घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 27 बार से 27 बार घट जाएगा, 127 में से 1 जाएगा तो 126.00। दशमलव को हम हटा देंगे, x बराबर हो जाएगा 126/99। इसे हम सरल भी कर देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। फिर से देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 चौक 12। x का मान हमें प्राप्त हुआ 14/11। वास्तव में किसका मान है, यह मान है 1.272727 डैश 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 का मान हमें प्राप्त हुआ 14/11। ये हमारा आंसर है। चलिए इसी प्रकार का एक और सवाल हल कर लेते हैं बच्चों। उदाहरण नंबर 9। क्या है उदाहरण नंबर 9? दिखाइए कि 0.2353535 डैश 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 बराबर 0.235 के ऊपर बार लगेगा को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है,
जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है शून्य के। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास हल में हम ले लेंगे, क्या दिया हुआ है 0.235235 में उसके बाद आ जाएगा 35 की पुनरावृत्ति हो रही है, 35 35 35 डैश डैश डैश। इसे वास्तव में क्या लिखा जा सकता है, 0 पॉइंट, केवल 2 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, केवल 35 की हो रही, इसलिए केवल 35 पर बार लगाएंगे। इसे हमने क्या मान लिया, x यहाँ लिख देंगे माना। अब हमें सबसे पहले तो बार के पास दशमलव को ले जाना है, तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे, 10x बराबर 0 तो है ही, अब हो जाएगा 2.35 बार। इस 0 का महत्व समाप्त हो जाएगा और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब बार को एक बार और आगे बढ़ाना है तो 10x बराबर हो जाएगा 2.3535 बार। अगले 35 पर बार लगा दिया। अब फिर से दशमलव को बार के किनारे ले जाने के लिए 2 अंक दाईं ओर खिसकाना है, तो और 100 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1000 x बराबर 235.35 बार। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को जब हम घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1000 में से समीकरण 1 क्या है, 10x है, घटा देंगे तो 990x बचेगा बराबर 235.35 बार में से जब हम 2.35 बार को घटा देंगे, चूँकि दशमलव बार के पास है तो 990x बराबर हो जाएगा, ये देखिए 0.00, 235 में से 2 जाएगा तो 233। हमें प्राप्त हुआ x बराबर 233/990। यही हमारा मान है, आंसर है। किसका मान है, ये 0.23535 डैश 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 बार का, यह हमें आंसर प्राप्त हुआ। अब लेते हैं उदाहरण 10। 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1/7 और 2/7 के बीच में हमको एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमने देखो 1/7 का निर्धारण हमने कैसे किया था, अभी किया हमने। देखिए 1/7 का निर्धारण, ये पहुंच गए हम सवाल पर। 7 का भाग 1 में दिया, भागने जाने का शून्य लगाया, फिर देखिए 7 एकम 7 हुआ, फिर इस तरह से हमने ये भाग दिया और जो हमें प्राप्त हुआ था 1/7 का मान 0.14287 पर बार। तो देखिए अब इसको हम लिख देते हैं। क्या मान हो गया इसका, 0.142857 और पूरे पर लग गया बार। इसी प्रकार 2/7 का मान क्या हो जाएगा, जब हम इसी में 2 का गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल का 1, 7 2 पंचे 10 और 11 की 1 हासिल का 1, 2 अट्ठे 16 1 17 की 7 हासिल का 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 चौके 8 और 2 एकम 2, 0.285714। इस तरह से ये दोनों मान प्राप्त हुए। अब हम यहाँ देखते हैं कि दशमलव के बाद का पहला अंक, दूसरा अंक यहाँ पर क्या है, 14 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 0.28 है, 28 है। तो 14 और 28 के बीच में कौन कौन सी संख्या है, तो देखिए 0.15 लिख सकते हैं, 0.16 लिख सकते हैं, 0.17 लिख सकते हैं। और इसी को अपरिमेय बनाने के लिए हमें क्या करना है, 150 1500 15000, इस तरह से हम इसे अपरिमेय बना सकते हैं। या इसे बनाना है तो 0.16
0.16001600 इस तरह से हम इसे अपरिमेय बना सकते हैं। या इसे अपरिमेय बनाना है तो 0.170170017000 इस तरह से हम कोई एक अपरिमेय संख्या हम यहाँ पर लिख सकेंगे। अब लेते हैं अब प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 8 है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कर लेते हैं 5/7 को हल। तो 7 का भाग किस में देना होगा, 5 में। भागने जाने का सबसे पहले लगाया 0, फिर आया दशमलव, फिर आया 0, 7 सतैया हो गया 49, फिर बचा 1 उतारे 0, 7 एकम 7, फिर देखिए 3 बच गया, फिर उतारे 0, 7 चौके 28, फिर बचा 2, फिर उतारे 0, फिर देखिए 7 दूनी 14, फिर बचा 6, फिर उतारे 0, 7 8 56, फिर बचा 4, फिर उतारे 0, 7 पाना 35, ये हो गया। तो ये बचा 5 उतारे 0, फिर हो गया 7 सतैया फिर से 49, फिर से ये संख्या रिपीट हो गई। तो हम लिखेंगे 5/7 को क्या लिख सकते हैं, 0.714285 बार, 714285 बार इस रूप में हम इसे लिख देंगे बच्चों। अब देखिए, अब हम करते हैं 9/11 को हल। तो 11 का भाग किस में देंगे, 9 में देंगे। भागने जाने का लगाया 0, फिर यहाँ आ गया दशमलव, फिर देखिए यहाँ आ जाएगा 0, फिर 11 अट्ठे हो जाएगा हमारा 88, बचा 2 उतारे 0, 11 एकम 11, फिर बचा 9, फिर उतारे 0, और फिर से आ गया 11 अट्ठे 88, फिर बचा 2 उतारे 0, फिर 11 एकम 11, फिर बचा 9। इस तरह से यह चलता रहेगा, इधर भी चलता रहेगा। तो 9/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.81 बार, 0.81। 5/11 की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई 0.714285 बार, और 9/11 की हुई 0.81 बार। अब हमारे पास देखिए 0.71 और 81 के बीच में हमें कोई भी 3 संख्याएं ले लेना है। तो जैसे देख लेते हैं, 0.72 ले लिया, 0.73 ले लिया, 0.74 ले लिया। अब इसी संख्या को हमें अपरिमेय बना देना है। तो कैसे बनाएंगे, 0 लगा दिया, 0.720, 7200, 72000, इस तरह से इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो यह अपरिमेय संख्या बन जाएगी। इसी प्रकार 0.730, 7300, 73000, और इसी तरह से 0 बढ़ते जाएंगे, यह एक अपरिमेय संख्या बनेगी। 0.740, 7400, 74000, इस तरह से ये हमें 3 अपरिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। अब लेते हैं 1.3 प्रश्नावली का ही प्रश्न नंबर 9। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर जो संख्या दी गई है कर्णी 23, तो कर्णी 23 वास्तव में अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण वाली संख्या है, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय है, इसे हल करके हम परिमेय संख्या में नहीं बदल सकते कर्णी 23 को, इसलिए यह अपरिमेय है। कर्णी 225, वास्तव में 225 15 का वर्ग है, अतः ये क्या होगा, 15 या ऋण 15। तो ये दोनों मान क्या कहलाएंगे, परिमेय कहलाएंगे, अतः यह संख्या क्या है, परिमेय है। फिर यहाँ पर है 0.3796, एक शांत दशमलव निरूपण है, तो यह तो परिमेय है। फिर अगली संख्या है 7.478 की पुनरावृत्ति हो रही, इसलिए 7.478 को हम बार लगाकर रोक सकते हैं, इसलिए यह भी संख्या परिमेय है। अगली संख्या देखिए अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण है, 10 है, 100, 100, 140, 0 बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए यह संख्या अपरिमेय है। आगे अगला प्रश्न हम लेते हैं, उदाहरण नंबर 12। 2 कर्णी 2
धन 5 करणी 3 और करणी 2 ऋण 3 करणी 3 को जोड़िए। इनको हमें जोड़ना है। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच में हमें सीधे धन का चिन्ह लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, 2 करणी 2 धन 5 करणी 3 धन करणी 2 ऋण 3 करणी 3। जब हमें देखना है कि करणी 2 वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये हैं। यहाँ पर करणी 2 के सामने कुछ नहीं है तो 1 है। 2 करणी 2 और 1 करणी 2 मिलकर हो जाएंगे 3 करणी 2। जैसे 2 आम और 1 आम मिलकर 3 आम हो जाते हैं ना, वैसे ही 2 करणी 2 और 1 करणी 2 मिलकर हो जाएंगे 3 करणी 2। इसी प्रकार 5 करणी 3 में से 3 करणी 3 घट जाएंगे तो बचेगा 2 करणी 3। ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से अब हम लेते हैं उदाहरण नंबर 13। 6 करणी 5 को 2 करणी 5 से गुणा कीजिए। तो कैसे करेंगे, हल में हम लिख देंगे 6 करणी 5 गुणा 2 करणी 5। अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जो संख्याएं दी गई हैं उनका आपस में गुणा करेंगे। तो 6 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 और उसके बाद करणी 5 और करणी 5 का जब हम गुणा करेंगे तो आधार समान होने पर देखिए गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 गुणा 5 की घात 1/2 है और यहाँ पर है 5 की घात 1/2। तो दोनों की घातें आपस में जुड़ जाएंगी तो 12 गुणा 5 की घात आधा और आधा मिलकर 1 हो जाएगा। 12 गुणा 5 हो जाएगा, 12 पंचे 70 हो जाएगा। तो हमें यह भी पता चल गया है कि यदि कोई 2 करणी एक समान करणी वाली संख्याओं का गुणा होता है तो करणी हट जाती है। अब हमारे पास प्रश्न है उदाहरण नंबर 11। 8 करणी 15 को 2 करणी 3 से भाग दीजिए। तो देखिए किस तरह से हमें इसे भाग देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे हल 8 करणी 15 भागित 2 करणी 3। तो यहाँ पर देखिए हम 8 करणी 15 लिख देंगे ऊपर और 2 करणी 3 लिख देंगे नीचे। फिर यहाँ देखिए 15 को और हम तोड़ेंगे तो 3 पंचे 15 हो जाएगा और 2 करणी 3। अब ये दोनों करणियों को हम अलग अलग कर देंगे तो 8 गुणा करणी 3 गुणा करणी 5, जैसे हम गुणनखंड करते हैं वैसे ही। और यहाँ हो जाएगा 2 करणी 3, तो करणी 3 से करणी 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 चौके 8 हो जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, 4 करणी 3। 4 करणी 3 हमें यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला हमारे पास है उदाहरण नंबर 15। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। किसी एक व्यंजक को हम ले लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया 5 धन करणी 7 गुणा 2 धन करणी 5। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख दिया 5 धन करणी 7 गुणा 2 धन करणी 5। तो जिस तरह से हम सामान्य गुणा करते हैं उसी तरह से हमें करना है। सबसे पहले इस 5 का गुणा इन दोनों से, तो 5 दूनी 10 धन 5 करणी 5 का गुणा होगा तो एक परिमेय एक अपरिमेय अलग अलग रहेंगे। फिर करणी 7 का 2 से गुणा होगा तो 2 करणी 7 और करणी 7 का जब करणी 5 से गुणा होगा तो करणी 7 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सजाती कोई भी नहीं है तो ये उत्तर इसी तरह से हमारा रह जाएगा। यही हमारा आंसर है, कुछ भी जुड़ेगा नहीं घटेगा नहीं, इसी तरह रह जाएगा। इसी प्रकार हमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी हल करना है बच्चों। उदाहरण नंबर 6 लेते हैं। 1/करणी 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। किस तरह से करना है हमें हर का परिमेयकरण, तो देखिए 1/करणी 2 है। अब यहाँ पर हमें करणी 2 को हर से हटाना है, तो जिसको भी हमें हर से हटाना है तो अपरिमेय संख्या यदि करणी 2 है तो करणी 2 का ही हम गुणा करेंगे तब वह परिमेय बनेगी। तो ये देखिए करणी 2 का हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो अब क्या प्राप्त हो जाएगा, ऊपर करणी 2 का 1 से गुणा होगा तो करणी 2 ही रह जाएगा और करणी 2 और करणी 2 का गुणा हुआ तो 2 हो जाएगा। हर वास्तव में क्या हो गया, हर यहाँ पर परिमेय हो गया। हम यही तो चाह रहे थे कि हर का परिमेयकरण करना, तो यही आंसर है। अंश भले ही अपरिमेय हो गया हो
लेकिन हमें हर का परिमेयकरण करना था, इसलिए हमने हर का परिमेयकरण कर दिया। इसी तरह से हम यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण नंबर 18 देखिए। उदाहरण 18 है 5 बटे करणी 3 ऋण करणी 5। इसके हर का परिमेयकरण करना है, तो इसका सीधे हल हम यहाँ लिखते हैं गुणा। देखिए अब हर को हम क्या करते हैं, बीच में यदि कोई चिन्ह आ गया है हर के, तो उसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तभी तो पहले पद और दूसरे पद दोनों का वर्ग हो जाएगा, और वर्ग करने से करणी हट जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे, करणी 3 ऋण करणी 5 है, तो अब धन करणी 5 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, करणी 3 धन करणी 5 का। तो सीधे सीधे क्या प्राप्त होगा, देखिए ऊपर प्राप्त हुआ 5 गुणा करणी 3, तो 5 करणी 3 धन 5 गुणा करणी 5, तो 5 करणी 5। ये अंश में हो गया। हर में क्या होगा, देखिए a ऋण b और a धन b का फार्मूला लग जाएगा, तो करणी 3 का वर्ग ऋण करणी 5 का वर्ग, पहले वाले का वर्ग और दूसरे वाले का वर्ग दोनों हो जाएगा। तो सीधे सीधे हो जाएगा यहाँ पर 5 करणी 3 धन 5 करणी 5 के बटे हो जाएगा करणी 3 का वर्ग 3 ऋण करणी 5 का वर्ग 5। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखिए 5 करणी 3 धन 5 करणी 5 पूरे के बटे -2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, हर हमारा परिमेय हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.4 का ही प्रश्न 4 है, संख्या रेखा पर करणी 9.3 का निरूपण कीजिए। तो देखिए बच्चों, आपको यह स्केल की मदद से, प्रकार की मदद से करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर देना है एक संख्या रेखा। देखिए ये हमने एक संख्या रेखा खींच लिया, और इस संख्या रेखा पर यहाँ पर मैं दे देता हूँ 0, और 0 के पीछे देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.3। तो ये 9.3 मैंने पीछे लिया, ये कितनी दूरी है, 9.3 दूरी है। और यहाँ पर फिर हम बढ़ जाते हैं एक इकाई आगे, तो ये है 1। फिर आगे हम और भी बढ़ा सकते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 0 से 9.3 दूरी हम पीछे आएंगे, -9.3 पर आएंगे और उसको +1 कर देंगे। तो देखिए -9.3 वाले बिंदु को मैंने A नाम दिया, +1 वाले बिंदु को B नाम दिया, और इसको मैंने O नाम दे दिया, मूल बिंदु को। अब A और B का अर्धक करेंगे, तो आधे से ज़्यादा प्रकार फैलाया, ऊपर चाप देखिए 9.3 पर, मतलब A बिंदु पर रखकर एक चाप काट दिया। फिर इसी तरह से नीचे चाप भी ले लिया, और B बिंदु पर भी ये देखिए B बिंदु पर रखकर भी ये एक चाप, ये दूसरा चाप। तो इस तरह से हमें बीच का बिंदु मिला। बीच के बिंदु को हम क्या नाम दे देंगे, ये देखिए ये जो बीच का बिंदु है इसे हम M नाम दे देंगे। तो AM या BM के बराबर त्रिज्या लेकर हम एक अर्ध चांद खींच देंगे। ये देखिए इस तरह से हम एक अर्ध चांद खींच देंगे, वो प्रकार की सहायता से बहुत अच्छा बनेगा आपसे। मैं यहाँ पर अपने पेन की सहायता से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ ये। और जैसे ही हमारा अर्धचांद बन गया बच्चों, तो यहाँ पर हम जो बिंदु O है हमारा 0, इस पर हम एक लंब खींचेंगे। ये देखिए हमने एक लंब खींच दिया, और ये लंब इस अर्धचांद को जहाँ काटेंगे उस बिंदु का नाम हमें C दे देना है। ठीक है बच्चों, अब हमें ये बिंदु C मिल गया। वास्तव में यह O से लेकर C की दूरी ही क्या है, करणी 9.3 है। तो ये OC के बराबर प्रकार लेकर हम इसे वृत्त पर बना देंगे। OC थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता था, इसे हम वृत्त पर बनाएंगे। तो इस तरह से वृत्त OC के बराबर त्रिज्या लेकर हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया। यह 3 के थोड़े से आगे जाएगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 के थोड़े से आगे आएगा। ये 0 से लेकर यहाँ तक की दूरी करणी 9.3 प्राप्त हुई। इस तरह से आप इसे स्केल और प्रकार की सहायता से हल करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको बन जाएगा। आगे समझते हैं
वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। तो देखिए क्या है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। सबसे पहले घातांक नियम 1 देखते हैं। यदि किसी वास्तविक संख्या की घात m हो और उसी वास्तविक संख्या की घात n हो तो आधार समान हैं। ये देखिए दोनों आधार कैसे हैं, समान हैं, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। a की घात m धन n हो जाएगी। a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m धन n। इसी प्रकार यदि a की घात m हो और पूरे की घात n हो तब ये दोनों घातांकों का आपस में गुणा हो जाता है। ये हो जाएगा a की घात m इंटू n। तीसरे नंबर पर हम समझेंगे कि यदि एक ही आधार हो, a की घात m भागित a की घात n हो तो क्या हो जाएगा, a की घात m माइनस n, यानी आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं। तो हमें इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जो m है वो n से बड़ा होना चाहिए। m n से बड़ा होगा तो उत्तर धनात्मक प्राप्त होगा। अब आगे चौथे नंबर में देखिए, a की घात m हो और b की घात भी m हो तो दोनों की घात m है, इसलिए हम इसे लिख देंगे a गुणा b पूरे की घात m। इस तरह से हमें इन घातांक के नियमों का उपयोग करना है। इसके अलावा हम यह भी जान लें कि किसी भी संख्या की घात यदि शून्य है तो उसका मान 1 होता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं। प्रश्नावली 1.5 से हम लेते हैं पहला प्रश्न। ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2 की वैल्यू, 32 की घात 1/5 की वैल्यू और 125 की घात 1/3 की वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हल में सबसे पहले हम ले लेते हैं पहला 64 की घात 1/2। इसे हम लिख सकते हैं 2 घात के रूप में, चूंकि ये बटे में 2 घात है तो 64 को हम 2 घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 8 की घात 2 और पूरे की घात 1/2। जब घात की घात होती है तो आपस में दोनों का गुणा होता है। 8 की घात 2 गुणा 1/2। अब गुणा है तो ऊपर नीचे के 2 आपस में कट जाएंगे तो बचेगा 8 की घात 1। 8 की घात 1 मतलब 8। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है 32 की घात 1/5। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 5 घात के रूप में 32 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 5 पूरे की घात हो जाएगी 1/5 तो है ही। फिर देखिए 2 की घात 5 गुणा 1/5, 5 से 5 घात कट जाएगी, 2 की घात 1 और 2 की घात 1 का मतलब होगा 2। इसी प्रकार तीसरा सवाल है 125 की घात 1/3। इसे हम 125 को 3 घात के रूप में क्या लिखेंगे, 5 की घात 3 और पूरे की घात 1/3। अब हो जाएगा 5 की घात 3 गुणा 1/3, क्योंकि घात की घात है तो गुणा हो जाएगा। फिर 3 घात से 3 कट जाएगा, 5 की घात 1 और इसका मान होगा 5। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। ज्ञात कीजिए, पहला है 9 की घात 3/2, दूसरा है 32 की घात 2/5, 16 की घात 3/4 और 125 की घात ऋण 1/3। तो पहला ले लेते हैं हल में 9 की घात 3/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 घात 2 है हर में तो 2 घात के रूप में 9 को कैसे लिखेंगे, 3 की घात 2 पूरे की घात 3/2। फिर हो जाएगा 3 की घात, ये 2 और 3/2 का हो जाएगा गुणा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 की घात 3, 3 की घात 3 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हमारा आंसर आया। इसी प्रकार दूसरा सवाल है 32 की घात 2/5। अब हर में चूँकि 5 है तो 32 को 5 घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 की घात 5 पूरे की घात 2/5। तो इसे हम घात का घात है इसलिए गुणा कर देंगे, 2 की घात 5 गुणा 2/5 और 5 घात से 5 घात कट जाएगी, 2 की घात 2 यानी 2 गुणा 2 कितना हो गया 4। तीसरा सवाल है इसका 16 की घात 3/4।
इसे हम लिखेंगे 4 घात के रूप में 16 को। 2 की घात 4 पूरे की घात 3/4, तो 2 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 2 की घात 3, 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया हमारा आंसर। चौथा देखिए, चौथा है 125 की घात ऋण 1/3। 3 घात के रूप में हमें 125 को लिखना है, लेकिन उससे पहले देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि घात ऋणात्मक है इसलिए हम इसे लिख देंगे 1/125 की घात 1/3। जब भी ऋणात्मक घात हो तो उस पूरी की पूरी संख्या को नीचे ला लें, नीचे ऋणात्मक घात है तो ऊपर ले जा लें, संख्या धनात्मक हो जाएगी। 1/125 को 3 घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 5 की घात 3 पूरे की घात 1/3 तो है, फिर हो जाएगा 1/5 की घात 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो 1/5 की घात 1 मतलब 5, यही होगा हमारा आंसर। इसी प्रकार तीसरे नंबर का सवाल देखते हैं, सरल कीजिए। पहला सवाल है 2 की घात 3/2 गुणा 2 की घात 1/5, इसे हमें सरल करना है। तो आधार समान है और गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5 में हमें घातांक का नियम लगाना है, a की घात m इंटू a की घात n, तो होता है a की घात m प्लस n। तो उसको जब हमने लगाया तो हो जाएगा 2 की घात 2/3 धन 1/5, दोनों घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें 2 की घातों के हर समान करना पड़ेगा। तो हर में है 3 और 5, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 15 होगा। तो 2/3 और 15 लाने के लिए हर में ऊपर नीचे 5 का गुणा, तो ऊपर भी 5 का गुणा। फिर यहाँ देखिए 1/5, हर में 15 लाने के लिए नीचे 3 का गुणा, तो ऊपर भी 3 का गुणा। इस तरह से हमें यह संख्या प्राप्त हुई। अब हम लिख देंगे 2 की घात, यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10/15 धन 3/15। तो इसे हम क्या लिख देंगे, 2 की घात हो जाएगी, यहाँ पर 15 दोनों के हर में है, 13/15। ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले सवाल का। अब दूसरा सवाल लेते हैं, तीसरे का दूसरा। क्या है तीसरे का दूसरा प्रश्न, यहाँ है 1/3 की घात 3 और पूरे की घात है 7। तो इससे हम क्या लिख देंगे बच्चों, ये 7 घात जो है 1 की घात भी 7 हो जाएगी और 3 की घात 3 पूरे की घात भी 7 हो जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 की घात 7 तो 1 है, अब 3 की घात हो जाएगी 3 गुणा 7, तो हो जाएगा 3 की घात 1/3 की घात 21, ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार हम लेते हैं इसका तीसरा प्रश्न, 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4। अब देखिए यहाँ पर आधार समान है और दो संख्याओं का भाग है, तो हम यहाँ पर कौन सी सर्वसम्य का यूज़ करेंगे, a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m ऋण n। तो देखिए यहाँ पर हम कर देंगे 11 की घात 1/2 ऋण 1/4, ये हो जाएगी। तो हम सीधे क्या लिख देंगे, 11 की घात हर समान करना है तो 1/2 और हर में 2 का और गुणा कर देंगे तो अंश में भी 2 का गुणा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ 1/4 पहले से है क्योंकि 2 और 4 का एलसीएम 4 था। 11 की घात अब देखिए क्या हो गई, 2 एकम 2/4 ऋण 1/4। तो हमें प्राप्त हुई 11 की घात 4 तो हर में आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 ऋण 1 मतलब 1। 11 की घात 1/4 ये हमारा आंसर होगा। इसी का चौथा नंबर देखिए क्या है, चौथे नंबर में 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। तो इससे हम क्या लिख देंगे, देखिए घातें एक समान हैं तो सीधे हम लिख देंगे 7 गुणा 8
पूरे की घात 1/2। कौन सा घातांक का नियम लगा? तो यहाँ देखिए a की घात m गुणा a की घात, देखिए यहाँ पर a की घात m गुणा b की घात भी m, तो इसे हम लिख देंगे a गुणा b पूरे की घात m, इस तरह से लिख देंगे। तो यहाँ पर हो गया 7 गुणा 8 पूरे की घात 1/2, 7 8 हो गया 56 की घात 1/2। इसे हम लिख सकते हैं √56 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे के वीडियोस को ज़रूर समझें, ज़रूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।